अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आदिल हियर एंड यू वाचिंग इन सिंपल वर्ड्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसको WBSB बोलते हैं। ये बहुत ही यूज़ होने वाला टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और असाइनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टूल, ये एक ऐसा टूल है which breaks down your work into a structure। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक ऐसा टूल होता है जो आपके काम को जो है वो एक स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन कर देता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक सेंस रखता हो। वैसे तो काम भी आपका एक सेंस रख सकता है, लेकिन उसको हम इस तरह से उसके स्ट्रक्चर को इसको डिफ़ाइन करते हैं ना कि देखने वाले को वो समझ आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है और किस एक्टिविटी के बाद किस एक्टिविटी का नंबर आ रहा है। सो एक सीक्वेंस वाइज हम उसको लेके चलते हैं। हम करते क्या हैं कि वी टेक आवर होल प्रोजेक्ट, we consider our project and break it down into small chunks। एक छोटे से चंक्स या पीसेस में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन बेनिफिट से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है MECE, MECE। जब भी आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए MECE का। MECE का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और CE का मतलब होता है कंप्लीटली एग्जॉस्टिव। अब इसको हम थोड़ा मज़ीद सिंपल वर्ड्स में इसको डिफ़ाइन करने लगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हो ना, उनमें एक क्लियर एक डिस्टिंक्शन नज़र आना चाहिए, ताकि हम उसको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मतलब कोई डिफरेंस उसमें है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि आप जो चीज़ आप प्रोजेक्ट में करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आप वहाँ पे मतलब मेंशन करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट में हो रहा है। कंप्लीट एक्टिविटीज़, छोटी सी भी एक्टिविटी आपने नहीं छोड़नी, उसको भी आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन कर देना है। इस तरह से आपके प्रोजेक्ट का जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये मैंने बेनिफिट्स लिख दिए हैं आपका टाइम सेव करने के लिए। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये है कि एक्यूरेट एंड रीडेबल प्रोजेक्ट फॉर्मेट। जब आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है ना, वो मतलब उसमें इतनी उलझन होती है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी होती है, या किस एक्टिविटी के बाद अगली एक्टिविटी कौन सी आने वाली है। तो इस सब को जो है एक WBS की हेल्प से हम उसको एक ऐसा एक्यूरेट और रीडेबल जो है ना फॉर्मेट देंगे कि उसको समझ आ सके। उसके बाद दूसरा जो हमारा बेनिफिट है उसमें ये है कि इंडिकेट प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। जब आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है, सपोज एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और उसके फिर नीचे आपके सब ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे टास्क हो रहे हैं, यहाँ पे टास्क हो रहे हैं, यहाँ पे टास्क हो रहे हैं, तो फिर उसके नीचे भी सब टास्क होते हैं उसके। तो ये पता लग रहा था जिस तरह इसके नीचे सपोज यहाँ पे कोई सब टास्क है, तो हमें पता लगता है कि भाई अगर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ तक किया है तो मतलब ये वाला माइलस्टोन हमारा अचीव हो गया है, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। इसी तरह से हमें माइलस्टोन्स का पता लगता है कि हमने कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव करें हैं। तीसरा जो हमारे पास बेनिफिट होता है वो ये होता है कि एग्जैक्ट असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टीम। जो भी आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कि कौन सा काम किस टीम का है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में कोई एक कोडिंग की टीम है जो बैक एंड पे काम कर रही है, और एक फ्रंट एंड है आपका वेब डेवलपिंग का, तो उसमें ये पता लग सकता है कि हमें कि कौन सा काम
बैक एंड की टीम्स का है और कौन सा हम काम जो है वो फ्रंट एंड टीम्स को असाइन करना होता है। तो इसमें जो असाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जितनी भी आपके प्रोजेक्ट की हैं वो बहुत ही एग्जैक्ट होती हैं और इसमें ना बहुत हेल्पफुल रहता है ये। अब इसके हम बात करेंगे कि इसकी पिक्टोरियल मतलब किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम WBS को। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरीक़ों से की जा सकती है। तो जो पहला तरीका है वो ये इस तरह से कि आप इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे, जहाँ पे जो है आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और इसको आप एक्टिविटीज़ को नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 की है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोजेक्ट की जो टास्क हैं उसके 2 हैं या 3 हैं, 2 में डिवाइड कर लें उसको, तो इसको बोलेंगे हम 1.1 और इसको बोलेंगे 1.2। फर्दर इस टास्क के कोई सब टास्क हो सकते हैं, तो इस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 एंड यहाँ पे भी हम इस तरह कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 2.3। इसी तरह इनके जो वर्क पैकेजेस भी बन सकते हैं। एक आगे आप लेवल जाएंगे तो वो आपकी कहलाएगी वर्क पैकेजेस। तो यहाँ पे फिर आप इसको मज़ीद जो है वो आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का नाम, ये आपका होता है टास्क, ये आपके होते हैं सब टास्क और इनको बोलते हैं वर्क पैकेजेस। वर्क पैकेजेस, इसको भी आप नंबरिंग कर सकते हैं 1.1.1.1 क्योंकि यहाँ तक तो नंबरिंग आपने समझ ली है। इसके बाद एक नए नंबर का एडिशन होगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो दूसरा तरीका है इसको शो करने का वो भी हम देख लेते हैं। जो दूसरा तरीका है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वे 2, तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसके बाद इसकी यहाँ पे सब ब्रांचेस आती हैं। यहाँ पे एक टास्क आता है, फिर यहाँ पे आप एक टास्क करते हैं, यहाँ पे टास्क करते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम हो जाता है, प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे आपके टास्क हो जाते हैं। अभी हम इसको एक एग्जांपल की मदद से ना सॉल्व करेंगे। आप इसको अभी छोड़ दें, ये एग्जांपल है, हम इसको आगे देखेंगे। उसके बाद इसके नीचे एक इसकी और ब्रांचेस आ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, तो इनको बोलते हैं सब टास्क और फिर इनके नीचे अगर कोई एक्टिविटी आ रही है तो उसको हम वर्क पैकेजेस का नाम दे देते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। यू कैन गो फॉर एनी वन। अब हम इस सारे WBS को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक आईडी गिवन है और उसके बाद उसकी एक्टिविटी गिवन है। सबसे पहले इस एक्टिविटी में एक्चुअली हो ये रहा है कि हम एक घर को जो है ना उसको कलरिंग कर रहे हैं, उसकी पेंटिंग करवा रहे हैं घर की। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद आपकी हायरिंग होगी लेबर की, और उसके बाद स्मूथिंग होगी सारे रूम्स की, परचेज ऑफ ऑल कलर, जो कलर करवाना होगा आपने वो परचेज़ करना है, मिक्सिंग ऑफ ऑल रूम कलर्स, मिक्सिंग होती है रूम्स कलर की, और उसके बाद सारे रूम्स की जो सीलिंग है उसकी कलरिंग पेंटिंग होगी, और उसके बाद फाइनली आपके वॉल्स की होगी और आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसका हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, ये पेंटिंग हाउस, मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। उसके बाद इसके हम टास्क बना लेंगे, देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से टास्क कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में तो 4 टास्क होने चाहिए, ऐसे 4 कर लेते हैं। सबसे पहले जो होता है वो हम इसको साइट एनालिसिस कह देते हैं कि अगर हमने प्रोजेक्ट करना है तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसमें घर कितना बड़ा है, उसमें कितने रूम्स हैं और सारा कुछ है इस तरह। तो साइट एनालिसिस में आपका जो हाउस की साइट होगी उस पर जाएंगे आप, और उसमें जो कितने रूम्स वगैरह हैं, रूम और साइज़ उसमें पता करेंगे आप, रूम या उसकी साइज़। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे जस्ट सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे दूसरे नंबर पे हायरिंग। अब हमने पता है कि हमने जो है वो साइट एनालिसिस कर ली, हमें पता है कि क्या सीन होना है, तो उसके बाद हम हायरिंग करेंगे। हायरिंग करेंगे किसकी? लेबर की। हायरिंग में जो दूसरा स्टेप आता है यहाँ पे जो सब टास्क होता है ये कि लुकिंग फॉर चीप लेबर,
जो आपको सस्ती लेबर पड़े आप उसको प्रेफर करेंगे, और उसके बाद उसकी पेमेंट और एग्रीमेंट। अगर आपने पेमेंट उसकी करनी है, अगर आपकी लेबर आपको मिल गई जो सस्ती जिस तरह की आप चाह रहे हैं, तो उसका आप पेमेंट करेंगे और एग्रीमेंट कर लेंगे। एग्रीमेंट, सॉरी यार स्पेलिंग मिस्टेक आ गई। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 टास्क हो गए। उसके बाद परचेज़, तीसरे नंबर पे आता है परचेज़। हम परचेज़ करेंगे। परचेज़ क्या करेंगे? हम वो कलर परचेज़ करेंगे जो हमने अपने घर को करवाना होता है। तो परचेज़ के बाद हम पहले ये रिव्यूज़ लेते हैं लोगों के साथ कि आप लोगों के पास कौन से कंपनी का कलर आपने करवाया था, किससे मतलब कौन सी अच्छी कंपनी है। तो जो भी ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं आप उसमें रिव्यूज़ लेते हैं। उसके बाद परचेज़ में रिव्यूज़, और रिव्यूज़ आने के बाद आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ से कोटेशंस लेते हैं, गेटिंग कोटेशंस। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ से आपको चीज़ सस्ती पड़ रही है, यहाँ पे कोटेशंस लेते हैं और फाइनली आप उसको परचेज़ कर देते हैं, पे करते हैं और परचेज़ कर लेते हैं उस कलर को। ये था हमारे पास तीसरा टास्क। अब हमारे पास आ रहे हैं हम चौथे टास्क की तरफ, जो कि है पेंटिंग। हमारी क्या हो गई? हमारे साइट एनालिसिस हो गई हमारी। उसके बाद हमने बंदे हायर कर लिए, उसके बाद हमने परचेजिंग कर ली। अब हम करेंगे पेंटिंग। पेंटिंग में जो सब टास्क उसका होगा ये कि स्मूथिंग होगी रूम्स की, स्मूथिंग होगी रूम्स की जैसे यहाँ पे बोला गया। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ ऑल कलर रूम्स, मिक्सिंग, ये सब कुछ जो भी पेंटिंग होगी ये सारा इसके अंडर होगा काम। मिक्सिंग ऑफ ऑल रूम्स हो गया। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ ऑल रूम, पेंट ऑफ ऑल रूम सीलिंग्स, जो भी उसकी सीलिंग्स होंगी हम उस पर कलरिंग कराएंगे। और सीलिंग्स के बाद आता है हमारे पास वॉल्स, कि वॉल्स हो जाएंगी और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे था साइट एनालिसिस। दूसरे नंबर पे था हमारे पास जो है वो हायरिंग, बंदे हमने हायर कर लिए। और चौथे नंबर पे था परचेजिंग। तो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। तो ये एक कंप्लीट वर्क डाउन स्ट्रक्चर है, वर्क डाउन स्ट्रक्चर है आपके काम का। सही है। तो इसमें देख लें कि आप वैसे तो एक समझ नहीं आ रही थी यार, यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा था बार बार, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा कि सबसे पहले आपने साइट एनालिसिस करनी है, उसके बाद हायरिंग करनी है, उसके बाद परचेजिंग और फिर पेंटिंग, और फिर उसमें पेंटिंग में जो भी आपके सब टास्क और वर्क पैकेजेस होंगे हमने उसको करके और अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही इससे आसान कर दिया है। एक रीडेबल फॉर्मेट मिल रहा है हमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।